Hello, Namaskar everyone. I am Ojas Shankar from HIS, and today we will be continuing our series of revised polity through multiple choice questions. In last lecture we have studied about union and its territories. उसके पहले हमने प्रेम्बल किया था. आज हम लोग करेंगे सिटीजनशिप. ठीक है, सिटीजनशिप क्या है, कैसे मिलती है, कैसे छीनी जा सकती है, कैसे लोग उसको छोड़ सकते हैं. अभी न्यूज़ में एक बहुत हाईलाइटेड चीज़ चल रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. वो क्या है उसके बारे में भी एक ओवरव्यू लेंगे. एक उस पर आप अपना पर्सपेक्टिव भी क्रिएट कर सकते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फॉर अगेंस्ट वाली बात है, वो आप पे है टोटली डिपेंडेंट. मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा. क्वेश्चंस इससे किस तरीके के आ सकते हैं हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, इस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे. और हमें किस तरीके से इस टॉपिक को अप्रोच करना है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि हम जब डिटेल में पढ़े तो किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पॉइंट पे हमें कम फोकस करना है. इस चीज़ को लेके हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप इज इंक्लूडेड इन कौन से लिस्ट में, यूनियन लिस्ट एंड फॉल्स सोलली अंडर द परव्यू ऑफ पार्लियामेंट. मतलब कि ये यूनियन लिस्ट का एक मुद्दा है और किसके हाथ में आता है, पार्लियामेंट के हाथ में आता है. स्टेट लिस्ट में नहीं है, स्टेट का पावर सिटीजनशिप पे नहीं है. क्यों? क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है. जब भारत में सिंगल सिटीजनशिप है तो वो यूनियन ही उसको कंट्रोल करेगा. मतलब कोई सिटीजन ऑफ केरला या सिटीजन ऑफ मणिपुर नहीं हो सकता है. एवरीबडी इन इंडिया इज ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया. He or she may be resident of Kerala, Manipur, Assam or Jammu Kashmir. It is different thing, but everybody is totally equal and will be treated equally. But in case of US, there is a situation of dual citizenship. मतलब अगर कोई यूएस का है तो वो कैलिफोर्निया स्टेट का है तो कैलिफोर्निया का अलग सिटीजन होगा और यूएस का अलग से, मतलब उसको दो सिटीजनशिप मिलेगी, कैलिफोर्निया की और एक यूएस की. इंडिया में वैसा कोई सिस्टम नहीं है. ठीक है, द टर्म सिटीजन इज नॉट डिफाइंड, ये ध्यान दीजिएगा, इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट 1 द टर्म सिटीजन इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तुरंत गलत काटना है उसको. क्यों? बिकॉज सिटीजन टर्म इज नॉट डिफाइंड. हु आर सिटीजन्स आर नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, This article of the Constitution were put in effect on November 26, 1949. मतलब 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा प्रियम्बल एक्सेप्ट किया गया था, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया था, उसी दिन ये आर्टिकल भी एक्सेप्ट कर लिया गया था. ठीक है, अब आर्टिकल 1 से 4 क्या था हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. आर्टिकल 5 सिटीजनशिप, इट प्रोवाइड फॉर सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है भाई, ऑल दोज डोमिसाइल्ड एंड बॉर्न इन इंडिया वेर गिवन सिटीजनशिप. जो भी इंडिया के डोमिसाइल होल्डर्स हैं या इंडिया में जन्म लिए हैं उन सबको सिटीजनशिप दे दी गई. फिर ऑल दोज हु वेर डोमिसाइल्ड बट नॉट बॉर्न इन इंडिया बट ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वेर बॉर्न इन इंडिया, वो भी सिटीजन होंगे. मतलब आप डोमिसाइल्ड हैं इंडिया के और आपका जन्म मान लीजिए कि इंग्लैंड में होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स इंडियन है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी. और anyone who had been an ordinary resident of more than 5 years and entitled to apply for citizenship. मतलब 5 साल से ऊपर अगर आप रह रहे हैं तो आप entitled है अप्लाई करने के लिए सिटीजनशिप का. ठीक है, फिर आर्टिकल 6 क्या कहता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ आफ्टर पार्टीशन, दोज हु केम टू इंडिया आफ्टर पार्टीशन वो भी इंटाइटल्ड है. कब तक? जो जुलाई 1949 के पहले आ चुके हैं उनको आर्टिकल 6 के अंडर में मिल सकता है अगर उनके पेरेंट्स इंडियन रहे हैं और ये सारी चीजें. ठीक है, फिर आर्टिकल 7 प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान, कि दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, मतलब इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न्ड ऑन रीसेटलमेंट परमिट व्हेन इंक्लूडेड विद द सिटीजनशिप नेट, बट फिर वापिस आ गए, वो लोगों को भी मिल जाएगी. और प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. अगर कोई भारत के बाहर रह भी रहा है
डिप्लोमेटिक मिशन पे या किसी काम पे, तो उनको भी मिलेगी आर्टिकल 8। और आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है इफ एनी पर्सन वॉलेंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर बी सिटीजन। मतलब अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से सिटीजनशिप छोड़ता है तो वो किसी मतलब सिटीजनशिप किसी और देश की लेता है तो उसको भारत की नागरिकता से हटा दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 10 है और 11 है, ये सब भी मतलब अलग अलग तरीके से ये लोग सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि 11 जो है वो पार्लियामेंट को कोई भी प्रोविजन बनाने के लिए, इट एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर रिलेटेड टू इट। मतलब सिटीजनशिप से सारा रिलेटेड पावर पार्लियामेंट के पास है एज पर आर्टिकल 11 एंड आर्टिकल 10। एवरी पर्सन हु इज और डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। और सारे लोग जो हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो या बनना चाहते हैं, वो पार्लियामेंट के लॉ के अंडर में आएंगे, ये बात कहता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब 4 तरीके हैं इंडिया के सिटीजनशिप को लेने के। बाय बर्थ मतलब आपका यहाँ जन्म हो, डिसेंडेंट मतलब आपके माता पिता का जन्म हो, रजिस्ट्रेशन मतलब आप आके यहाँ पे रह सकते हैं एंड और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, एंड नेचुरलाइजेशन। ये 4 तरीके हैं। अब तरीका एक नया आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद भारत में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, भूचाल मचा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इंडिया के सेकुलर फैब्रिक को खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि एज लॉन्ग एज ये 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए, मतलब 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए 6 कम्युनिटी के लोग, कौन कौन सी कम्युनिटी है भाई? सिख, हिंदू, बुद्ध, बौद्धिस्ट, जैन्स, पारसी एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान टू स्टे इन द कंट्री। मतलब ये 6 धर्म के लोग कहाँ से आए? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 मतलब 31 दिसंबर 2014 के पहले ये जो 6 धर्मों के लोग इन तीनों देशों से आए हैं, इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, एडिशनली इट लोअर द सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट फ्रॉम 11 ईयर टू 5, 11 साल से घटा के इनको 5 साल कर दिया गया। और इनको पासपोर्ट एक्ट और फॉरेन एक्ट से भी रिलीज कर दिया गया। मतलब इनको पासपोर्ट एक्ट और फॉरेन एक्ट से भी इनको कहा गया कि आप इससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज के चलते क्या इशू उठा कि यहाँ पे मुस्लिम नहीं इंक्लूडेड है, यहाँ पे ज्यूइश नहीं इंक्लूडेड है। मेजरली एक मुस्लिम कम्युनिटी में ये आया कि ये इसमें मुस्लिम नहीं ऑपरेट इंक्लूडेड हैं, या भारत की एक बहुत बड़ी कम्युनिटीज जिसमें सारे धर्म के लोग थे, मुस्लिम भी हिंदू भी, कि भाई ये सेकुलर फैब्रिक को खराब किया जा रहा है। और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें लॉज को कोट किया गया कि इंडिया के सेकुलरिज्म को इससे हार्म हो रहा है। अब एक पक्ष तो ये था, और दूसरा पक्ष ये है कि ये जो माइनॉरिटीज हैं इन 6 देशों में, इन 6 रिलीजन की माइनॉरिटीज जो हैं इन तीनों देशों में, ये वहाँ पे परसिक्यूटेड हैं। ठीक है, और इनके परसिक्यूटेड होने की वजह से भारत सरकार उनको यहाँ पे बुला रही है। मुस्लिम को या ज्यूस को इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि वो लोग वहाँ पे परसिक्यूटेड नहीं है। ये जो सपोर्टर्स हैं या जो प्रो में है उनका लॉजिक है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन लॉज हैं, जो सेकुलरिज्म है, वो इंडियन पीपल पे लागू होते हैं, ना कि फॉरेनर्स पे लागू होते हैं इंडियन लॉज। ये भी एक सपोर्टर्स का लॉजिक है। अब इसको सपोर्ट करना है या इसके विपक्ष में जाना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल। बट एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हम लोगों को बस ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन आता है तो हमें क्वेश्चन को कैसे सही करना है और क्वेश्चन में किस तरीके की टॉपिक्स लिखनी है। पर्सनल चॉइस आपका कुछ भी हो सकता है, बट एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को देखना है और एक मिडिल पाथ को हमेशा अपनाना है। ठीक है, तो हमें उसकी अच्छाई को भी जानना होगा, हमें उसकी बुराई को भी जानना होगा। सेम थिंग गोज विथ दिस एक्ट ऑल्सो। तो हमें यहाँ भी दोनों चीज़ों को ध्यान पे रखना होगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ये भी सोचना चाहिए। ठीक है, खैर ये बात हो गई। दूसरी चीज, डिफरेंट सिचुएशन इन असम। लार्ज स्केल इलीगल माइग्रेशन हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान से।
जो कि असम के साइड में बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आए, मतलब बांग्लादेश तो आज बना 1971 में, उसके पहले जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा उसको कहा जाता, तो वहाँ से माइग्रेशन हो रहा था और उसके चलते बहुत सारे आसाम का जो डेमोग्राफिक था वो चेंज होने लगा। उसके चलते वहाँ पे एनआरसी की डिमांड हुई। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसकी डिमांड हुई और इलीगल माइग्रेंट को रोकने के लिए कहा गया, किसने? असम, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने कहा गया कि इस चीज़ को रोका जाए। इसलिए एक एकॉर्ड साइन हुआ, असम एकॉर्ड इन 1895। असम एकॉर्ड इन 1895 साइन हुआ बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, ठीक है, असम मूवमेंट के अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए, कि वहां पे एनआरसी कराई जाएगी, जो वहां के परमानेंट रेसिडेंट है सिर्फ वो रहेंगे और बाकी लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा या डिटेन कर दिया जाएगा, या वो जहां से आए मतलब उनको वापस भेज दिया जाएगा, ऐसी चीजें। इट एस्टैब्लिश द डेडलाइन ऑफ मार्च 25, 1971। इसके बाद जो भी लोग आए हैं उनको मतलब हम लोग वापस डिपोर्ट करेंगे ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, ठीक है। और इसके लिए वो ट्रिब्यूनल भी बनाया गया कि आप इसमें नहीं आते हैं तो आप उस पर केस कर सकते हैं। ये हुई बात। अब सिटीजनशिप जाति कैसे है, तो आपको स्टेट भी आपसे ले सकता है, आप किसी और देश की नागरिकता ले लीजिए तो भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें। एक बार इसका डिटेल आप लोग अपने बुक से थोड़ा सा देख लेंगे। मेनली अगर क्वेश्चन अभी आना होगा तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ही आसपास से क्वेश्चंस आने की इससे उम्मीद है, बट हम लोग बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख के एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैव वोटिंग राइट्स इन इंडिया बट कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन और होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, पहले ये जानना पड़ेगा, बताता हूँ मैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। OCI कार्ड होल्डर्स कैन बाई फार्म प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड एक्सरसाइज ओनरशिप राइट्स, ठीक है। NRI is a citizen of India where OCI card holders are not citizen। अब OCI क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन को एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है। वो फॉरेन सिटीजन है लेकिन उनको सिटीजन के जैसा राइट दिया गया है, बट दैट डजेंट मीन कि वो वोट कर सकते हैं यहाँ पे, ना वो यहाँ पे वोट कर सकते हैं, ना वो यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं, ये अधिकार उनके हाथों में नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। हाँ, लेकिन वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ओनरशिप राइट है। और एनआरआईज जो होते हैं मतलब एक लिमिटेड टाइम, मतलब कुछ 180-200 दिन अगर कोई भारत से बाहर रह रहा है तो उसको नॉन रेसिडेंट इंडियन मान लेते हैं। वो लोग इंडिया के नागरिक हैं, वो रह सकते, उनको वोटिंग का अधिकार है, बट OCI फॉरेन सिटीजन्स है। इसलिए स्टेटमेंट 3 सही है, 2 सही है, 3 सही है, स्टेटमेंट A इज करेक्ट। ओके, A is correct answer. Second, which statement given below is / are correct regarding Citizenship Act 1955? 1955 सिटीजनशिप एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या है? A minor who is citizen of India by virtue of descendant and is also a citizen of any other country shall cease to be citizen of India। मतलब अगर कोई माइनर है जिसके माता पिता इंडियन थे बट वो बाकी फॉरेन का अपना नागरिकता ले लिए, सिटीजनशिप ले लिए, अगर वो वहाँ का भी नागरिक है और इंडिया का भी नागरिक है तो इंडिया की नागरिकता उसकी चली जाएगी। कब? अगर उसने विदेश की नागरिकता नहीं छोड़ी तब। यही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए, बाय लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे कैसे लॉस होता है? रिन्वेंसिएशन मतलब आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या है? इंडियन सिटीजन वॉलंटरली, जानते हुए भी, एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हिज इंडियन सिटीजनशिप विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट। मतलब उसको पता है कि चली जाएगी, अगर हम किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो और फिर भी वो ले रहा है या ले रही है तो उनकी टर्मिनेशन के थ्रू चला जाएगा। और कोई जानबूझ के ही मतलब रेनाउंस कर रहा है, अपने स्वेच्छा से कर रहा है तो रेनाउंस हो गया, टर्मिनेशन हो गया। डिप्रीवेशन हो गया, डिप्रीवेशन क्या है? तीसरा तरीका कि उसको फ्रॉड से सिटीजनशिप मिली हो या उसने डिसलॉयल्टी की हो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया से, कि वो डिसलॉयल रहा हो, उसने लॉ फुलफिल नहीं किए हो,
अनलॉफुल ट्रेड कॉमर्स कर रहा हो, वॉर वेज करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, और उसको रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिली है, उसके 5 साल अंदर ही वो किसी भी विदेशी कंट्री में 2 साल जेल काट ले तो भी उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक है। या फिर वो किसी और देश में 7 साल लगातार रहे, सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूअस, मतलब 7 ईयर्स तक इंडिया आए ही नहीं तो भी सिटीजनशिप चली जाएगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इनर लाइन परमिट सिस्टम। ये क्या है भाई? इनर लाइन परमिट कुछ स्टेट्स हैं हमारे जैसे त्रिपुरा, अरुणाचल, इन सब में जाने के लिए ना इंडियन सिटीजन्स को भी परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन जो है वो इनर लाइन परमिट परमिशन होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के स्पेशल कल्चर है, ट्राइबल्स हैं, इन लोगों की सुरक्षा के लिए इस प्रोविजन को लाया गया है। ओके, इट इज एप्लीकेबल टू इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा, इट इज इशूड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, ये त्रिपुरा पे एप्लीकेबल नहीं है। ये जो उधर साइड वाले स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उन पे एप्लीकेबल है, और बीआरओ नहीं, वो स्टेट स्पेसिफिक देता है। देखिए, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल में आईएलपी है, इनर लाइन परमिट, और स्टेट गवर्नमेंट इसको परमिट करती है, ठीक है। और यहाँ पे ये सच स्टेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये स्टेट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से एग्जेम्प्टेड है, यहाँ सीएए लागू नहीं हो रहा है। ओके, इस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं सिटीजनशिप से। एक बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। अभी आगे और भी इस तरीके के हम लोग पॉलिटी के हर एक टॉपिक के लेक्चर्स को लाएंगे। हमने मॉडर्न हिस्ट्री को प्रीवियसली कंप्लीट किया है, आपने अगर नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and for further lectures stay tuned with us. For now, signing out, Ojas Shankar. Thank you.